हाय एवरीवन। स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, तो जितना हम लोग अभी पढ़े पिछले क्लास में उसे आज रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम रिवीजन सेशन रख लिए हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, अपना नैतिक कर्तव्य निभाते चलिए, लाइक कमेंट करते चलिए। तो हम लोग देखे थे भारत भारत को देश बोलेंगे, राष्ट्र बोलेंगे या राज्य बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है देश, राष्ट्र, राज्य में? तो देश क्या है? एक भौगोलिक इकाई है, यानी कि ज्योग्राफिकल यूनिट है। और राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक इकाई है। और राज्य क्या है? राजनीतिक इकाई है। इसका भी 3 अंग, इसका भी 3 अंग और इसका 4 अंग। देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंट है? ये जो देश है भौगोलिक इकाई है, और राष्ट्र क्या? सांस्कृतिक जुड़ाव, जहां लोगों की सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव हो जाए। और जहां ज्योग्राफिकल रूप से, यानी कि बाउंड्री, भारत के जो इंडिया का मैप जितना पूरा ज्योग्राफिकल पूरा बाउंड्री वाइज, तो ये हो गया देश। और राष्ट्र हो गया उसके प्रति प्रेम भाव जगाना, कल्चरल जुड़ा हो जाना। तो ये हो गया हमारा राष्ट्र का एग्जाम्पल। और राज्य क्या हो गया? राजनीतिक इकाई, पॉलिटिकल रूप से जुड़ना। जहां पे संप्रभुता शब्द आ जाए तो वहां राज्य, राज्य का परिभाषा का क्या है? जहाँ पे भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और वो संप्रभु हो, उसे राज्य बोलेंगे। जहाँ पे भूभाग, जनसंख्या, सरकार हो, राष्ट्र बोलेंगे। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। देश क्या है? जहाँ पे भूभाग, जनसंख्या, सरकार हो और एक देश एक भौगोलिक इकाई है। फिर संप्रभुता का परिभाषा देखें हम लोग। किसी राज्य या देश के द्वारा आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता को संप्रभुता कहते हैं, सॉवरेनिटी। सरकार क्या है? सरकार एक प्रणाली है जो राज्य को सुचारू रूप से चलाती है। फिर हम लोग क्या देखें? सरकार का अंग देखें। पहला देखें विधायिका, फिर दूसरा देखें कार्यपालिका, तीसरा देखें न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या काम है? कानूनों का क्रियान्वयन या लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कानूनों की संविधान के अनुसार व्याख्या करना। फिर इसका डिफिनेशन यहाँ लिखे थे। विधायिका और द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को संविधान के अनुसार व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है। विधायिका को फिर हम लोग 2 भागों में बांट के देखे थे, संघीय विधायिका और राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका में संसद हो गया, संघीय विधायिका में संसद हो गया, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का 3 भाग, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं? सांसद, इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर राज्य की विधायिका, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, 3 अंग होता है। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, 3 अंग होता है। राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। इधर राष्ट्रपति तो इधर राज्यपाल, इधर लोकसभा तो इधर विधानसभा, इधर राज्यसभा तो इधर विधान परिषद। इसका विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, हिंदी में विधायक। और विधान परिषद के सदस्य को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको भी हिंदी में विधायक बोलते हैं। फिर हम लोग कार्यपालिका को 2 पार्ट में बांट के देखे थे, संघ की कार्यपालिका और एक है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका भी 2 भागों में बांटे हैं, निर्वाचित, जिसमें कि प्रधानमंत्री, मंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। और गैर निर्वाचित, यानी कि केंद्र सरकार के एजेंट जो होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। इसी तरह जो सेंट्रल में है वही स्टेट में है। उधर प्रधानमंत्री तो इधर मुख्यमंत्री, उधर मंत्री तो यहाँ भी मंत्री, उधर मंत्री परिषद तो यहाँ भी मंत्री परिषद। और गैर निर्वाचित जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि पीसीएस एग्जाम जो निकालते हैं, एसडीएम बनते हैं, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी इधर होते हैं। न्यायपालिका व्यवस्था देखे थे। भारतीय न्यायपालिका कैसे? एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें पहला सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय। फिर हम लोग शासन प्रणाली को देखे थे, गवर्नमेंट सिस्टम। किसी देश या संगठन को चलाने के नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं के समूह को शासन प्रणाली बोलते हैं। यह सरकार के कार्य करने की तरीका तथा निर्णयों को लेने की प्रक्रिया को बताता है, शासन प्रणाली। आने के सिंपल वर्ड में, सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसको चलाने और बताने का प्रक्रिया को शासन प्रणाली बोलते हैं। शासन प्रणाली को 2 भागों में बांटे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम, अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। ऐसी शासन प्रणाली जहां शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर,
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जहाँ शक्तियों का पृथक्करण हो, सत्ता जनता के हाथों में होता है। और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जहाँ शक्तियों का पृथक्करण ना हो बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। शक्तियों का पृथक्करण लोकतांत्रिक का एग्जाम्पल हो गया, और शक्तियों का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। फिर इसका प्रकार देखें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, आदेशात्मक लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। फिर हम लोग इसे पूरा डिटेल से राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, सर्वाधिकारवादी, धर्मतंत्र, सैनिक तानाशाही सारा देखें। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है? जहां जनता सीधे शासन की शक्तियों का प्रयोग करती है, सीधा जनता खुद करती है और नीतिगत फैसले जनता खुद लेती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में स्विट्जरलैंड हो गया, भारत में ग्राम सभा हो गया। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करती है। जनता प्रतिनिधियों एमपी और एमएलए का चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जाम्पल भारत हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। फिर संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम तीसरा में। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां कार्यपालिका यानी कि सरकार, विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसकी विशेषता में हम लोग देखे थे कार्यपालिका एवं विधायिका में संबंध। कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद, विधायिका बोले तो संसद से बनती है और उसका हिस्सा है। इसमें दोहरा नेतृत्व होता है, क्यों? क्योंकि वास्तविक मुख्य पीएम होता है और नाम मात्र का मुख्य राष्ट्रपति होता है। सामूहिक उत्तरदायी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसमें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। फिर बहुमत दल का शासन, मेजोरिटी रूल्स। संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनती है और उस दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लचीलापन क्यों? यह जनता की इच्छा के अनुसार नीतियों और नेतृत्व में बदलाव की अनुमति देती है। संसदीय शासन प्रणाली के क्या लाभ है? अच्छा समन्वय, किनके बीच? विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव कम होता है, जिसके कारण कानून बनाने और लागू करने में कोई परेशानी नहीं होती है। निरंकुशता का पर अंकुश लगता है, कौन लगाता है? विपक्ष के द्वारा। और सरकार जनता के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। इसका एग्जाम्पल भारत हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया। फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राष्ट्र प्रमुख होता है और सरकार दोनों का हेड एक ही व्यक्ति होता है। इसका विशेषता में देखें, दोहरी कार्यपालिका। कैसे? दोहरी कार्यपालिका का भाव है नॉट डुअल एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और वे विधायिका के सदस्य नहीं होते। निश्चित कार्यकाल, इनका निश्चित कार्यकाल होता है राष्ट्रपति, किसका? राष्ट्रपति का। और इसे हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया को ला करके। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधायिका के प्रति। जनता द्वारा सीधा चुनाव या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इसका एग्जाम्पल यूएसए हो गया और लैटिन अमेरिका हो गया। इसका लाभ क्या? स्थिरता और निरंतरता, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, राष्ट्र सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है। स्वतंत्र निर्णय, दोष क्या? तानाशाही की संभावना, जवाबदेही की कमी, विधायिका राष्ट्रपति को अपना आसानी से नहीं हटा सकती है। फिर है चौथा, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम, ऐसी शासन प्रणाली जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जहां सत्ता केंद्र, राज्यों, प्रांतों के बीच संविधान द्वारा विभाजित हो। ऐसी शासन प्रणाली जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, एक वर्ड में बोले तो सत्ता का विकेंद्रीकरण संघीय शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल है। विशेषता अगर देखें तो इसकी दोहरी सरकार होती है, केंद्र और राज्य के अलग अलग। शक्तियों का विभाजन होता है, यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। लिखित संविधान होता है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है, एकल नागरिकता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। इसका एग्जाम्पल भारत, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। फिर एकात्मक शासन प्रणाली, यूनाइटेड सिस्टम क्या है? सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में होती है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इसका क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। यूके, फ्रांस, जापान, चीन एग्जाम्पल। विशेषता में क्या देखेंगे? शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, एकल सरकार होता है, एक समान नीति और कानून पूरे देश में लागू होते हैं, एकल नागरिकता होता है, लिखित अलिखित संविधान होता है। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है? कानूनों का उचित क्रियान्वयन करना। और लाभ में क्या? तीव्र निर्णय, एक समान कानून बनता है, कम खर्चीला होता है। हानि क्या? स्थानीय जरूरतों का अनदेखी किया जा सकता है, तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है, जनता की भागीदारी की
कमी हो सकती है। फिर क्या है अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजतंत्र मोनार्की हम लोग देखें किसे बोलते हैं, राजतंत्र यानी कि वंशानुगत व्यवस्था होता है। इसमें शासन का प्रमुख जो होता है एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, या वो राजा या रानी हो। प्रकार में देखें निरंकुश राजतंत्र क्या है, सम्राट के पास असीमित शक्ति हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ओमान, सऊदी अरब। और है संवैधानिक राजतंत्र यानी कि सम्राट का राज का जो प्रमुख होता है सम्राट होता है, बट वो संविधान के अनुसार सीमित होता है, संविधान के अनुसार उसको शक्तियां प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल जापान हो गया, स्पेन हो गया, स्वीडन हो गया। और द्वैध राजतंत्र क्या हो गया, दो शासक एक साथ शासन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल अंडोरा हो गया। साझा राजतंत्र क्या है, अलग अलग देश एक ही व्यक्ति को अपना सम्राट बनाते हैं और राष्ट्र इसका एग्जाम्पल है राष्ट्रमंडल देश। कुलीन तंत्र क्या है, ओलिग्रेसी, सत्ता अमीर या शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। कुलीन मतलब एलाइट, तंत्र मैंने रूल यानी कि खास लोगों का शासन। तानाशाही क्या है, सारी शक्ति एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में चला जाता है। इसका विशेषता क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, निरंकुश शक्ति होती है, नागरिक स्वतंत्रता का दमन होता है, बल भय का प्रयोग करते हैं सेना पुलिस के द्वारा, और जवाबदेही का अभाव होता है। सैनिक तानाशाह क्या है, सेना द्वारा तख्ता पलट। इसका हाल ही एग्जाम्पल हुआ 2021 में सैन्य तख्ता पलट म्यांमार में, गैबोन में 2023 में, फिर माली हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया, सूडान हो गया, पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया। धर्म क्या है, धार्मिक कानूनों के अनुसार शासन करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सऊदी अरब, मालदीव, मॉरिटानिया, नेपाल। तो इस तरह हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।